ठीक है, प्ले स्टार्ट करें। तो पेज नंबर 38 पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 4 है टाइम ऑफ सप्लाई, वो स्टार्ट कर रहे हैं। 3 सेक्शंस का ब्लॉक है ये, 12, 13 एंड 14, ठीक है। सब सेक्शंस भी काफी सारे, 12 और 13 बड़े सेक्शन हैं, बट इसको कैसे अप्रोच करना है वो आप समझ लेना। सेक्शन 12 अगर आप पढ़ लोगे, पूरा समझ लोगे, तो सेक्शन 13 आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। फर्क ये है कि सेक्शन 12 सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है, सेक्शन 13 सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करता है। तो जो सब सेक्शन है ना अंदर, वो भी सिमिलर है। इसका सब सेक्शन 2 उसका सब सेक्शन 2 मैच हो जाएगा, 3 वर्सेस 3 मैच हो जाएगा। तो एक सेक्शन अच्छे से पढ़ने से दूसरा सेक्शन आपका उसका 25% एफर्ट और टाइम लगा के खत्म हो जाएगा। इतना सिंपल है, ठीक है। अब हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है वो समझ लो। देखो, जीएसटी वसूल करने की बात हो रही है, सरकार को आपसे टैक्स चार्ज करना। आपके और मेरे बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, अगर वो जीएसटी की डेफिनेशन में कवर्ड है, सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड है, टैरिफ में उसके ऊपर जीएसटी लिखा भी है, बट किस पॉइंट पे सरकार के पास ये पावर आ जाएगा कि अब वो जीएसटी वसूल कर सकते हैं या सप्लाई उस पॉइंट पे पूरा हो गया, ये कैसे डिसाइड होगा। तो इसके लिए कंसेप्ट डेवलप किया, इसको टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब वो इंसिडेंट या वो इवेंट जिसपे ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने आपको सप्लाई कर दिया गुड्स या सर्विसेज जो भी, और अब उसके बदले में आपसे पैसा चार्ज कर रहा हूँ और अब सरकार मुझसे जीएसटी वसूल कर सकती है। जैसे मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आप सर्विस रिसीवर हूँ। तो किस पॉइंट पे हम ये मान लें कि मैंने आपको सर्विसेज सप्लाई कर दी ताकि बात आगे बढ़ सके। देखो, एक्टिविटीज क्या होती है, सर्विसेज सप्लाई करना, इनवॉइस इशू करना, पेमेंट रिसीव करना, यही नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे रेम्यूनरेशन चार्ज कर रहा हूँ, फीस चार्ज कर रहा हूँ, वो एक एक्टिविटी। पेमेंट एक एक्टिविटी है कि मैं आपको उसकी रिसीट बना के दूं, दैट इज इनवॉइस, और एक एक्टिविटी है सप्लाई, एक्चुअली मैं आपको पढ़ाना। तो ये 3 एक्टिविटी पूरी होती है तो एक पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, और उस बेसिस पे सरकार जो है वो टैक्स मुझसे कलेक्ट करेगी, क्योंकि मैंने आपसे टैक्स कलेक्ट किया होगा। आया समझ में। तो हम वो तारीख डिसाइड कर रहे हैं कि जिस तारीख पे ऐसा बोल सकते हैं कि सप्लाई हो गया और अब सरकार जीएसटी वसूल करने का काम शुरू कर सकती है। और किस मंथ में जीएसटी किससे वसूल करना कैसे पता चलेगा, ये टाइम ऑफ सप्लाई के बेस पे। तो 3 चीजें हैं वैसे, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन सी दिन पे सप्लाई हो गया, सप्लाई की वैल्यू क्या है, और कौन सी लोकेशन पे सप्लाई हो, ये 3 बातें जब तक फाइनल नहीं होंगी तब तक जीएसटी कौन सा वसूल करना है, किससे वसूल करना है, कब वसूल करना है, पता नहीं चलेगा। जीएसटी रिटर्न लोग मोस्टली हर महीने भरते हैं, तो हर महीने जीएसटी जमा करना होता है। बट मैंने आपको जो सर्विसेज दी है उस पर जो मैंने आपसे जीएसटी वसूल किया, उसका जीएसटी मुझे कब सबमिट करना है, इस मंथ में करना है, अगले महीने करना है, कौन सी डेट पे करना है, कैसे पता चलेगा। मैं तो डिले करता रहूंगा, नहीं इस मंथ नहीं अगले मंथ दे देंगे, तो मैं तो सरकार का पैसा यूज करता रहूंगा, आपसे कलेक्ट कर लूंगा लेकिन आगे पे नहीं करूंगा। तो इसकी एक डेडलाइन डिसाइड करना जरूरी है। दूसरा, जो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ वो तो एड वैलोरियम ड्यूटी है ना, जितना आपको मैंने सप्लाई जिस वैल्यू पे किया उस पे 18%। अब वो वैल्यू 10,000 है तो 18% अलग होगा, 50,000 है तो 18% अलग होगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना जरूरी है, जैसे अपन ने कस्टम वैल्यूएशन देखा, ये सिमिलर कंसेप्ट पे बात जा रही है। लोकेशन भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, ये भी तो मैटर करता है। अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी चार्ज करूंगा, पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी करके आधा आधा चार्ज करूंगा और 2 अलग अलग गवर्नमेंट्स को जाएगा। तो ये सब कुछ क्लियर होना बहुत जरूरी है रूल्स के हिसाब से, ताकि लोग मैनिपुलेशन करके रेवेन्यू को नुकसान ना पहुंचे। आया समझ में। तो ये तीनों टॉपिक्स अपने सिलेबस में। तो पहले हम फर्स्ट स्टेज पे बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई की, इसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई, और लास्ट में बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो तीनों एट द एंड कवर हो जाएंगे। क्लियर। अब जो मैंने आपको सेक्शन बोला, दैट इज सेक्शन नंबर 12, इसमें हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, ठीक है, सेक्शन नंबर 12। इसके साथ सेक्शन नंबर 13 आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। तो अभी अपना फोकस पूरा सेक्शन 12 पे है, आराम से इसको समझते हैं, आज के आज खत्म भी नहीं होगा। सबसेक्शन जो है टोटल 6 सबसेक्शन, तो एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। हर सबसेक्शन में भी अलग सिचुएशन। एक बार ये सीख गए फिर इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ मुझे ना वो न्यूमेरिकल डेट्स, टाइम लिमिट चेंज कराने, कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता होता तो वो इजी हो जाए। क्लियर। अब सबसे पहले हम सेक्शन 12 की अगर बात करें तो इसमें सबसेक्शन 1 क्या बोलता है उस पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप सबसेक्शन 1 वहां पे देखोगे, देखो उसमें क्या कंटेंट, ऐसे कुछ खास बोला नहीं। बोल रहे लायबिलिटी टू पे जो टैक्स है वो डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। इन शॉर्ट सबसेक्शन 1 आपको कुछ भी नहीं सिखा रहा, तो बोल रहा है कि आगे जो लिखा है ना उसके बेसिस पे देखते हैं क्या होगा। सबसेक्शन 1 में कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, तो हम सीधा सबसेक्शन 2 पे जा सकते हैं, वहां से टेक्निकल कंडीशन स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे बात हो रही है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन फॉरवर्ड चार्ज। कुछ याद है क्या था ये फॉरवर्ड चार्ज? नॉर्मल चार्ज, मतलब मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा और सरकार को सबमिट करूंगा, मतलब सरकार सप्लायर से जीएसटी वसूल करेगी। ये हमने देखा था नॉर्मल चार्ज, और एक दूसरा भी था रिवर्स चार्ज वाला, वो भी आगे के सबसेक्शन में लिंक होने वाला है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज की, और ये हमेशा ध्यान रखना सेक्शन 12 में
फोकस किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स पे। तो मैं यहाँ सर्विसेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो अपने गुड्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातें उस चीज को ध्यान में रख के होंगी। अब देखो, अगर मैं सपोज गुड्स का सप्लायर हूँ, तो ट्रांजेक्शन या एक्टिविटीज क्या क्या होने वाली है। एक एक्टिविटी होगी सप्लाई ऑफ गुड्स, 3 चीजें होने वाली है। एक ये सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरा मैं आपको सामान बेच रहा हूँ, आपसे पैसा मांग रहा हूँ, तो आप मुझसे इनवॉइस मांगोगे या नहीं। तो एक होगा डेट ऑफ इनवॉइस या इशू ऑफ इनवॉइस की डेट, ये एक एक्टिविटी होगी। और तीसरी एक्टिविटी क्या होगी, पेमेंट। आप पैसे भी तो पे करोगे, तो डेट ऑफ पेमेंट। ये 3 एक्टिविटी होती है, तब जाके ट्रांजैक्शन बनता है। अब यही तीनों एक्टिविटी कब हुई, पहले इनवॉइस इशू किया, पहले पेमेंट एडवांस आ गया, पहले सप्लाई कर दिया, क्या हुआ, किस ऑर्डर में हुआ। ऐसा कोई फिक्स ऑर्डर है कि इसमें से पहले सप्लाई होगा, फिर इनवॉइस आएगा, फिर पेमेंट होगा। ये ऑर्डर रिवर्स भी हो सकता है, सफल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप जब ऑर्डर देने आए तो मैंने बोला पैसे एडवांस लगेंगे, तो आपने बोला इनवॉइस तो दो, मतलब पहले पैसे दो फिर इनवॉइस मिलेगा। तो आपने पहले पेमेंट किया, फिर मैंने इनवॉइस बना के दिया, और सप्लाई उसके बाद किया। हो सकता है ना ऐसा। तो ये तीनों जो एक्टिविटीज है, इसमें ऑर्डर कुछ भी सफल हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई इन तीनों के बेसिस पे डिसाइड होता है, बट कैसे डिसाइड होगा वो हमें सीखना है। आया समझ में, 3 एक्टिविटी पता चली। आपको लिखना है तो आप साथ साथ में ऐसे नोट कर सकते हैं। मैं सब कुछ अंदर लिखा ही है, बट एक पॉइंट्स के फॉर्म में आपको मेंशन करना हो तो नोट्स में जहाँ पे भी जगह आप लिख के रख सकते हैं। ये 3 एक्टिविटीज हैं जिनको मिला के पूरा ट्रांजेक्शन बनता है, और इन्हीं का हम यूज बार बार करने होते हैं, तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट्स। चलो देख रहे हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं सप्लाई की, सप्लाई ऑफ गुड्स की, फॉरवर्ड चार्ज की। तीनों एक्टिविटीज के बारे में हमने देखा। अब देखो, जब भी सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, इसमें हम फर्दर बाइफरकेशन में करना है। गुड्स को सप्लाई करने के लिए नॉर्मल केसेस में ये होता है ना कि मुझे गुड्स अपनी फैक्ट्री से बना के रिमूव करने पड़ेंगे, आपके यहाँ भेजने पड़ेंगे, यही होता है। तो उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ गुड्स या मूवमेंट ऑफ गुड्स, ऐसा बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स। और दूसरी सिचुएशन अदरवाइज, इसमें पहले बात कर लेते हैं, फिर सब सेक्शन आगे कंटिन्यू करता हूँ। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब नॉर्मल सिनारियो, जहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ मेरी फैक्ट्री में, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया, आपने ऑर्डर दिया, अब मैं आपके यहाँ पे वो गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये सप्लाई तब कंप्लीट होगा जब मैं गुड्स को डिलीवर करूंगा। तो मतलब यहाँ पे मेरी फैक्ट्री से गुड्स का रिमूव होना जरूरी है टू कंप्लीट द डिलीवरी। चाहे आप मेरी फैक्ट्री के गेट पे आके गुड्स लेके चले जाओ अपने ट्रक में, या फिर मैं अपने ट्रक या टेम्पो से आपके घर तक गुड्स पहुंचा दूं, या फैक्ट्री तक पहुंचा दूं, या गोडाउन तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट गुड्स ऐसे हैं जिनका मूवमेंट नेसेसरी है, तभी जाके वो सप्लाई पूरा हो पाएगा। ये एक कैटेगरी। और नॉर्मली ऐसे होते हैं, मोबाइल फोन हो सकता है, फैन हो सकता है, एसी हो सकता है, प्लाईवुड हो सकता है। अगर मैं कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो ये सारी चीजें मूवमेंट तो होने ही वाली है, रिमूवल तो होने ही वाला है। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है वो समझो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो गुड्स मैं आपको बेच रहा हूँ ना, इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। बोले सर ऐसा कैसे होता है, कोई गुड्स बना रहे हो, किसी को बेच रहे हो, तो उसका पोजीशन तो ट्रांसफर करोगे ना, तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, ऐसा कब होता है? ऐसा तब हो सकता है जब वो गुड्स किसी जगह पे फिक्स है। एग्जांपल अपने लेते हैं, एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में कुछ प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, 50 मशीन लगी हुई है, 50 यूनिट्स। आपने मुझसे फैक्ट्री खरीदी, फैक्ट्री है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो वो फैक्ट्री वहां पे ही है ना। अब जब आप मुझसे फैक्ट्री खरीदोगे तो मैं आपको फैक्ट्री डिलीवर करूंगा, बोलो कहाँ पहुंचानी है, पैक करके पहुंचा देना, वैसा होगा ना। फैक्ट्री तो वो लोकेशन पे रहने वाली है। अब उसमें जो शेड है, जो प्रीमाइसिस है, दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो अलग बात है। लेकिन उसके अंदर जो मशीन है, वो वैसे तो मशीन निकाल के भी लेके जा सकते हैं, बट ऐसा करने से आपका कोई फायदा होने वाला है कि आपके घर पे डिलीवर कर दी मैंने मशीन, तो लगाओगे कहाँ उसको, इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा। आपने मुझसे जो फैक्ट्री खरीदी है वो महाराष्ट्र में रहने वाली है, फैक्ट्री आपकी, मशीन आपकी, ओनरशिप मैंने आपको ट्रांसफर कर दी। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बेची है और असेट भी बेची है, प्लांट एंड मशीनरी। ये तो गुड्स है ना, ये थोड़ी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट क्या ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए या सप्लाई करने के लिए इसका मूवमेंट हुआ क्या? कोई फैक्ट्री से रिमूव हुई, ऐसा कुछ हुआ? ये मशीन वहीं की वहीं लगी हुई है जहाँ पे है, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स जो हो रहा है, इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये पॉसिबिलिटी है, ये एग्जांपल इसका होगा। आया समझ में? मतलब वो गुड्स वहीं के वहीं रहेंगे, सिर्फ ओनर बदल जाएगा, तो उसको अपने बोल सकते हैं डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये सारी चीजें काम आने वाली आगे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसा इतना बना के रख सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, मूवमेंट, अदर थिंग्स। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस सिचुएशन की।
सप्लाई ऑफ गुड्स जहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि रेगुलर केस तो यही है। अब ऐसी सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड कैसे करना है? एक्टिविटीज आपको पता है, सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट, उसी के बेस पे डिसाइड होता है। अब इसमें ऐसा बोला कि नॉर्मल सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए इनवॉइस की डेट देखी जाती और उसके सामने पेमेंट की डेट देखी जाती है, और इन दोनों में से बोला जाता है विच एवर इज अर्लियर। ये फिक्स है पूरे चैप्टर में, विच एवर इज अर्लियर है, लेटर कहीं नहीं आएगा, क्योंकि अर्लियर होगा तो सरकार को टैक्स भी अर्ली मिलेगा, लेटर होगा तो टैक्स लेट मिलेगा। तो वो बेवकूफ थोड़ी ना है जो लेटर लिखेंगे। तो कोई भी अगर कंपैरिजन होना है आने वाला तो विच एवर इज अर्लियर ही है, पूरे चैप्टर में आपको एडवांस में बता। तो ये लेटर नहीं आएगा कहीं पे भी, ये अर्लियर ही आएगा। आया समझ में? तो ये दो इवेंट्स, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। इनवॉइस कौन इशू करेगा? सप्लायर। पेमेंट कौन करेगा? बायर। आया समझ में? तो ये दोनों इंस्टेंस में से जो पहले होगा ना, विच एवर इज अर्लियर, बोला दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और वो जो तारीख डिसाइड हो जाएगी उसके बेसिस पे सरकार को समझ में आ जाएगा कि अब मुझसे जीएसटी कौन सी तारीख पे वसूल करना है। अब जैसे सपोज इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर करके जो भी डेट आई वो आ गई 27 फेब 2020। आया समझ में? ये सिलेक्ट होगी। तो ये डेट अगर टाइम ऑफ सप्लाई है तो इसके नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च का जो रिटर्न फाइल होगा, मेरा रिटर्न, उसमें सरकार मुझसे इस पे जो जीएसटी बनता है वसूल कर सकती है। तारीख फिक्स हो गई तो ही समझ आया ना। अब देखो यही अगर 27 फेब के बदले 5 मार्च होती तो फिर इस पे जो मैंने आपसे जीएसटी कलेक्ट किया वो मैं गवर्नमेंट को कब सबमिट करता? मार्च में या अप्रैल में? अप्रैल में। समझ आया? क्योंकि नेक्स्ट मंथ जब रिटर्न फाइल करते हैं तभी जीएसटी का अमाउंट भी सबमिट करते हैं। तो ये डेट के बेसिस पे सरकार का कलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। और हम देखते हैं कि एक महीने का कितने लाख करोड़ का कलेक्शन सरकार का हो रहा है, नियर अबाउट 1 लाख करोड़ प्लस एवरी मंथ। तो ये अगर डिसाइडेड नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, तो पब्लिक क्या करेगी? बोले क्यों मार्च में पे करना है, अप्रैल में पे करेंगे। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ना वो स्टेबल नहीं रहेगा, कभी कलेक्शन आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो वही वसूली करने जाना पड़ेगा, पैसे मिलेंगे। इसके लिए डेट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। पर्पस समझ आ रहा है क्यों अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं? रीजन क्लियर है? सब कुछ प्रैक्टिकल है ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये रीजन है उसका। तो डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अब देखो ये जितना मैंने आपको बताया ना ये वैसे सिंपल ही है, बट ये सुपरफिशियल कंडीशन है। इसके अंदर ये जो इनवॉइस वाला पार्ट है, अब मैं इसकी बात करने वाला हूँ। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो समझो कैसे। ये जो डेट ऑफ इनवॉइस बोला हुआ है, इस डेट ऑफ इनवॉइस में एक और टर्म्स एंड कंडीशन वाला पॉइंट है कि इनवॉइस कब तक इशू कर देना पड़ेगा, उसकी एक डेडलाइन है। अब उस पर बात करेंगे, ठीक है? तो ये डेट ऑफ इनवॉइस जो है उसकी एक डेडलाइन होती है। और याद रखना हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आया समझ में? यहाँ पे हम वो गुड्स के सप्लाई की बात कर रहे हैं जिनमें मूवमेंट नेसेसरी है टू कंप्लीट द सप्लाई। और ऐसे गुड्स में बोला कि टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए 2 तारीख पता चल जाए तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर अपना फाइनल आंसर। बट ये 2 तारीख पता करने के लिए इसमें कुछ और कंडीशन है जो हमें चेक करनी होती है, वो क्या है वो बात करते हैं। ऐसा बोला हुआ है कि जो इनवॉइस इशू करने की तारीख है इसकी एक डेडलाइन या ड्यू डेट है, उससे लेट आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। वो ड्यू डेट क्या है पता है? इट इज ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री, जो भी लोकेशन। जिस दिन मैंने गुड्स रिमूव किया ना मेरी फैक्ट्री से, उस दिन या उसके पहले ये इनवॉइस जो है वो इशू हो जाना चाहिए। आया समझ? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? जो डेट ऑफ रिमूवल होगी ना उसको हम मान लेंगे डेट ऑफ इनवॉइस, उसे लेट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट जो मैंने 3 एक्टिविटी आपको बताई, एक है अपना सप्लाई, एक इनवॉइस और तीसरा पेमेंट। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, समझ आ रहा है? जिस दिन मैंने गुड फैक्ट्री से रिमूव किए आपको डिलीवर करने के लिए, उससे पहले मैं इनवॉइस बना दूं तो चलेगा, या लेट में लेट उस सेम डे पे इनवॉइस बना के मैं रिमूव कर दूं तो भी चलेगा। लेकिन अगर उसके बाद मैंने इनवॉइस बनाया तो माना जाएगा कि इनवॉइस बनाने में डिले कर दिया, लेट हो गया। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। इन शॉर्ट अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों में से भी विच एवर इज अर्लियर देखा जाए। बोलो हाँ क्या ना? डेट ऑफ रिमूवल एंड डेट ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में से भी देखोगे तो आप विच एवर इज अर्लियर ही सिलेक्ट होगा। मैं एग्जांपल फ्रेम कर देता हूं, देखो उससे रिलेट होता है। एक बार हटा दो। तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस अपने मान लेते हैं 25 फेब, और जो डेट ऑफ रिमूवल है ना गुड्स की वो है 26 फेब। अब इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट होगी? इनवॉइस वाली या रिमूवल वाली? इनवॉइस लास्ट इस डेट तक इशू हो जाना चाहिए,
क्योंकि रिमूवल की डेट 26 है, तो इनवॉइस या तो उस डेट पे या उससे पहले अगर इशू हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेट ऑफ इनवॉइस को सिलेक्ट कर सकते हो टू कंपेयर विद द डेट ऑफ पेमेंट एट द एंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर इससे लेट हो जाता तो फिर हमें ये डेट एक्सेप्ट करनी पड़ती, ये पॉइंट है। तो अभी इस एग्जांपल में कौन सी डेट सिलेक्ट होगी, डेट ऑफ इनवॉइस, दिस इज ओके। लेकिन अगर मैं डेट ऑफ इनवॉइस चेंज कर रहा हूँ, रिमूवल की डेट यही रखते हैं, इनवॉइस की डेट में कर देता हूँ 28 फेब। अब इनवॉइस की डेट सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि रिमूवल के बाद है। हमारे पास डेडलाइन क्या थी इनवॉइस इशू करने के लिए, लास्ट बाय रिमूवल, उसके बाद नहीं। अगर ये सिनारियो है ये वाला, तो उस सिचुएशन में फिर डेट ऑफ रिमूवल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा टू कंपेयर विद दिस। आ रहा है समझ में? तो इसलिए मैंने स्टार मार्क लगा दिया कि ऐसे बोला है कि इनवॉइस वर्सेस पेमेंट ही कंपेयर करना होता है, बट ये इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए इसकी एक डेडलाइन। तो डेडलाइन फॉलो हो रही है तो डेट ऑफ इनवॉइस लेंगे, अगर डेडलाइन फॉलो नहीं हो रही है तो फिर डेट ऑफ रिमूवल वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, फिर वैसा हो जाएगा। कोई क्वेरी है तो बताओ, यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया। इन शॉर्ट में इसको ना और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जितना भी हमने अभी देखा, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, इन तीनों में से भी आप विच एवर इज अर्लियर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट वो सही तरीका नहीं अप्रोच करने का, बट आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से आप पहले विच एवर इज अर्लियर सिलेक्ट कर रहे हो, जो डेट आ रही है वो ले रहे हो, उसको कंपेयर कर रहे हो पेमेंट के साथ, फिर विच एवर इज अर्लियर सिलेक्ट कर रहे हो। तो देखा जाए तो आप ये तीनों में से विच एवर इज अर्लियर ही तो कर रहे हो, आ रहा है समझ में? लेकिन वो सही तरीका नहीं अप्रोच करने का, क्योंकि सेक्शन बोलता है कि हम इन दोनों में से कंपैरिजन करते हैं और इस पे फिर वो स्टार मार्क लगाता है। इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अल्टीमेटली इफेक्ट यही है, तो ये दोनों में से जो सिलेक्ट होगा उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, और यहाँ से जो विच एवर इज अर्लियर होगा उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसा। तो सेक्शन जिस तरीके से प्रेजेंट किया है ना, मैंने आपको वैसे समझाया और उसका नेट इफेक्ट भी बता दिया। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ लो, कोई क्वेरी है? मैं एग्जांपल भी फ्रेम कर देता हूँ, आप ही बता देना फिर आंसर क्या आना चाहिए, अपने आप रिलेट हो जाए। मैं स्टार्टिंग में बोला था पूरे चैप्टर में हर जगह विच एवर इज अर्लियर है, लेटर कहीं है ही नहीं, बट कौन सी तारीख कंपेयर करनी है वो पता होना चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन में जो डेट दे रखी सारी कंपेयर कर ली, विच एवर इज अर्लियर आंसर आ गया, ऐसे नहीं चाहिए। डन, ये यहाँ तक समझ आया? एग्जाम्पल फ्रेम करें। वो स्टैंडर्ड अजम्पशन लेते हैं कि जो सप्लाई है मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला केस है, उसी में चल रहे हैं। डेट ऑफ इनवॉइस 5 मार्च, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स 8 मार्च, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 11 मार्च। हम कंपेयर तो इसको ही करते हैं, इनवॉइस वर्सेस पेमेंट, बट हमें ये चेक करना होता है कि ये इनवॉइस की डेट सही है या नहीं, मतलब टाइम पे इशू हो गया था इनवॉइस या डिले हो गया। तो हम कंपेयर किससे करेंगे? इससे। हमने देखा कि जो रिमूवल की डेट है ऑन और बिफोर दैट इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो ये अगर 8 तारीख तक भी इशू हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे लेट नहीं चलेगा। बट ये तो उससे जल्दी इशू हुआ है ना, तो हम ये डेट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेट सिलेक्ट हो गई इन दोनों में से। अब इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? डेट ऑफ पेमेंट के साथ, क्योंकि ये डेट ओके। इन दोनों में से वापस विच एवर इज अर्लियर। तो फाइनली टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ गया? 5 मार्च 2020। आया समझ में? अब ये डेट डिसाइड हो गई कि भाई ये सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई। अब सरकार इस बेसिस पे जीएसटी कब कलेक्ट करना है ये डिसाइड कर सकती है। तो मार्च का डेट आया है, तो अप्रैल में जब मैं रिटर्न भरूंगा तो मुझे गवर्नमेंट को इसके ऊपर इस ट्रांजैक्शन पे मैंने आपसे जो जीएसटी चार्ज किया, जो आईटीसी मुझे लेना है, बाकी का जो डिफरेंस का पे करना है वो मुझे अप्रैल के मंथ में करना पड़ेगा। तो ये फाइनलाइज करने के लिए ये हम कंसेप्ट सीखे। आगे समझ में क्लियर? आपको नोट करना है एग्जांपल तो कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे है जगह 12 सबसेक्शन 3 वाला जो है उसके नीचे स्पेस है, वहां पे भी लिख सकते हैं। काफी सारे सेक्शंस में है स्पेस, आपको लिखने की जगह मिल जाएगी। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, आ गया तो लिख लो। मैं फिर डेट चेंज कर देता हूँ, उसमें दूसरा एग्जांपल भी अपने ले लेते हैं, पहले ही नोट कर लो। बोलो, हो गया कंप्लीट? अब एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, डेट चेंज कर रहा हूँ। रिमूवल की डेट सेम ही रखते हैं, इनवॉइस की डेट और पेमेंट। अब इनवॉइस तो लेट हो गया ना, तो ये डेट भूल जाओ। अब इनवॉइस के बदले आपको रिमूवल की डेट लेनी पड़ेगी, बिकॉज आखिरी डेडलाइन हुई थी। तो इसको कंपेयर कर लो लास्ट में पेमेंट के साथ, तो कंपैरिजन करना ही है दोनों में से, व्हिचएवर इज अर्लियर। टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा 8 मार्च। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना। सम्स आएंगे ना एग्जाम में तो ऐसे ही आएंगे, आपको सारी डेट्स दे रखी होंगी
कितनी बार ना कोई ऐसे एक्स्ट्रा डेट भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पे रिमूवल की डेट काम की है, इनवॉइस की डेट मैटर करती है, पेमेंट की डेट मैटर करती है, कोई और तारीख भी लिख दी होगी जो रेलेवेंट नहीं, तो स्टूडेंट को क्योंकि अगर यही 3 देंगे तो आपको मालूम है विच एवर इज अर्ली है, फिर तो आप सोच के नहीं जाओगे, कुछ पढ़ना ही नहीं है। लेकिन एक एडिशनल डेट दे दी जो काम का डेटा है ही नहीं, फिर आप उसमें से विच एवर इज अर्ली लगा दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए वो क्या करेंगे, अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा डेट का कॉलम आपको दिया होगा जो रेलेवेंट नहीं, तो इसलिए सेक्शन तो आपको पूरा समझना ही पड़ेगा। आपने डायरेक्ट शॉर्टकट या ऑप्शन के भरोसे तो जा ही नहीं सकते थे। आ गया समझ में? क्लियर? कुछ भी पूछना है यहाँ तक? कुछ क्लियर नहीं है तो बोलो। कंप्लीट? ठीक है। तो सब सेक्शन 2 में जो लैंग्वेज लिखी है, मैं आपको लैंग्वेज रिलेट करा देता हूँ जो मैंने समझा दिया। सब सेक्शन 2 में आप देखो क्लॉज ए और बी, उसमें यही बात हो रही है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस by the supplier or the last date on which he is required to issue invoice। ये जो last date on which it is required to issue invoice वाला पॉइंट है, वो ये है जो अपने रिमूवल के साथ कंपेयर की। बट ये बात यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखी है, सेक्शन 31 का रेफरेंस दिया हुआ है जो अपना टैक्स इनवॉइस वाला एक चैप्टर अलग से, तो वहाँ पे भी लिंक कराऊंगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया भी, बट पहले ये पॉइंट कंप्लीट कर लूँ। तो दूसरा बोला इस चीज को कंपेयर करना है विद द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, मतलब वही हो गया डेट ऑफ पेमेंट। तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्ली, तो अल्टीमेटली जितना अभी हमने देखा ये सारा क्लॉज ए और बी में मिला के लिखा हो ऐसा। पेमेंट की डेट तो पहले हो सकती है, उस पे आएंगे, एडवांस पेमेंट वाला पॉइंट जो नीचे बॉक्स में नोटिफिकेशन है, इसलिए मैंने अभी तक पेमेंट की डेट को मैंने पहले अभी तक इसलिए नहीं लिखा इंटेंशनली, बिकॉज उसमें एक नोटिफिकेशन का इफेक्ट है, वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बताओ, समझ आएगी? अब देखो आपको एक प्रोविजो दिख रहा है वहाँ पे जो मैंने काटा हुआ है, आगे बढ़ा पूरा पॉइंट, वो प्रोविजो और उसके नीचे जो नोटिफिकेशन है उसमें वो एडवांस वाली कंडीशन है। मैं आपको प्रोविजो भी समझा रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं प्रोविजो नहीं समझाऊंगा नोटिफिकेशन का इफेक्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, तो वो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब नोटिफिकेशन में है क्या वो समझो। नोटिफिकेशन में सरकार ने ऐसा बोला, पता है लोग एडवांस पेमेंट करते हैं, बहुत रेयर होता है, पैसे तो निकलवाने पड़ते हैं लोगों से, कौन पहले पे करेगा, लेकिन कितनी बार बिजनेस में एडवांस पेमेंट्स होती है। अब ऐसा है कि मैंने आप मुझे कोई गुड्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मैं मैन्युफैक्चरर सप्लायर हूँ, तो मैंने आपको बोला कि मुझे पेमेंट एडवांस करो। अब एडवांस पेमेंट किया तो वो जो प्रोविजो था पहले ऐसा बोलता था स्टार्टिंग में कि अगर किसी भी सप्लायर ने अपने क्लाइंट से या किसी से भी एडवांस में कोई पेमेंट रिसीव किया एंड इफ दैट पेमेंट इज मोर देन 1000 रुपीज। अब ये एडवांस एक्चुअली में है क्या, मतलब किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि एडवांस है? एडवांस का मतलब है सप्लाई करने से पहले पेमेंट ले लेना, बाकी किसी डेट से कोई मतलब नहीं है। सप्लाई करने से पहले मैंने आपसे पैसा लिया तो वो एडवांस हो गया। अगर वो मैंने 1000 रुपए से ज्यादा आपसे एडवांस कलेक्ट किया तो उसका मतलब क्या होगा, उस एडवांस का टाइम ऑफ सप्लाई वही डेट हो जाएगी। मतलब जिस दिन आपने मुझे पैसे दिए ना, अभी तो मैंने आपको सप्लाई भी नहीं किया है, कोई इनवॉइस भी बना के नहीं दिया, लेकिन वो एडवांस मनी का टाइम ऑफ सप्लाई वही डेट हो जाएगी। ऐसा बोल दिया था प्रोविजो में। इसका इफेक्ट कैसे है वो समझो। ये एडवांस पेमेंट की अपने बात कर रहे हैं, ये सब भूल जाते हैं। आप ऑर्डर प्लेस करने आए, आपने गुड्स का ऑर्डर दिया, मैंने बोला भाई 11,000 रुपए एडवांस दे दो, बाकी का फिर जब मैं सप्लाई करूंगा तब पेमेंट दे देना, ठीक है। शगुन का अमाउंट है 11,000 रुपए, वो मैंने आपसे एडवांस ले लिया। अब 11,000 रुपए मैंने जैसे आपसे एडवांस लिया, ये प्रोविजो जो मैंने अभी उसको ओमिट कर दिया है। प्रोविजो ऐसा बोलता है कि क्योंकि ये 1000 रुपए से ज्यादा है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? इसके लिए इमीडिएटली एक इनवॉइस बना के आपको देना पड़ेगा, जीएसटी वाला, इमीडिएटली जब मैं आपसे एडवांस एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसी दिन। और या तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, अब मैं आपको इनवॉइस बना के दूंगा तो इस पे फिर मुझे जीएसटी भी तो आपसे लेना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं आपको इनवॉइस बना के दूं 11,000 प्लस जीएसटी। तो एक तो आप 11,000 रुपए एडवांस दे रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं 11,000 एडवांस दे रहे हो तो इट इज 11,000 प्लस जीएसटी। तो अगर जीएसटी का जो भी रेट है, सपोज 12% जीएसटी है, तो मैं आपसे वो जीएसटी इसके ऊपर अलग से चार्ज करूंगा और जो अमाउंट बनेगा वो फाइनली आपसे कलेक्ट करूंगा। और ये जीएसटी मुझे इमीडिएटली मतलब अपकमिंग मंथ में सरकार को सबमिट करना पड़ेगा। बाकी का हमारा जो ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट होगा तब पे करो, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ टोकन मनी दिया है ना, बाकी का पेमेंट आप कब करोगे? जब मुझसे सप्लाई रिसीव करोगे, वो तो आपकी बात है। बट ये एडवांस के लिए मुझे एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अच्छा ये मैंने कर दिया, चलो अब इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या? अब जब बाकी का आप जब सप्लाई देने आओगे, मुझे बाकी डिफरेंस का अमाउंट पे करोगे, तो उस पर भी तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, तो उसका दूसरा इनवॉइस बनाना पड़ेगा। फिर उसके अगले महीने मुझे वो पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो मेरे लिए 2 बार इनवॉइस बनाने की झंझट होगी, 2 बार जीएसटी पार्ट वाइज चुकाने की झंझट होगी। दूसरा, जब कस्टमर से एडवांस ले रहे हैं और वो एडवांस विद जीएसटी मांगेंगे तो कस्टमर थोड़ा इरिटेट होगा, तो बोला एडवांस भी देना है, एडवांस पे भी जीएसटी देना है, हर किसी को वो चीज समझ नहीं आती। तो दूसरा ऑप्शन फिर ये रहेगा कि अगर मैं आपसे ये सेपरेटली चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप एडिशनली पे नहीं करोगे, तो इस 11,000 को मुझे मानना पड़ेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। समझ आ रहा है? इसको ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो आप 11,000 ही दोगे क्योंकि कस्टमर वैसे एडवांस देने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ 11,000 पे 12% जीएसटी, वो भाग ही जाएगा। तो मुझे ये करना पड़ेगा, उसे 11,000 लेना है और उसमें से गवर्नमेंट को जीएसटी भी देना है। तो मैं जो इनवॉइस उसको बना के दूंगा ना, इनवॉइस को बनाना ही है, मेरे लिए मेहनत रहेगी,
लेकिन वो 11,000 को मैं बाइफरकेट करके इनवॉइस में लिख के दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई ये एक्चुअल एडवांस है और ये बाकी का पोर्शन इसमें जीएसटी का है। और ये कैसे गिनेंगे अपने रिवर्स कैलकुलेशन करके। इस 11,000 को मुझे मानना पड़ेगा एट 112%। समझ आ रहा है? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी को 112 मानेंगे तो इसमें से 100 कितना और 12 कितना वैसे गिनना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन ऐसे होगा 11,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 112 और ये वाला होगा 11,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 112 ऐसे गिनना पड़ेगा। इंक्लूसिव है ये 112 पे तो 12 कितना और 100 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा बनेगा। तो ये आएगा एडवांस का अमाउंट, ये आएगा जीएसटी का अमाउंट। जो भी अमाउंट आएगा मैं इनवॉइस में आपको ऐसे लिख के दूंगा कि मैंने आपसे एडवांस इतना ही लिया। एक बार गिनो ना कितना हो रहा है। 9822 सर तीनों 2 ही है। तीसरा लास्ट डिजिट बोलो यही है 98,222 है सर। सॉरी वेरी गुड नहीं सॉरी 11,000 है ना मैं एक बार 10,000 9822 आ रहा है ना। ठीक है इसको हटा दें पैसे में लिखा इतना ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। अब बाकी का जो होगा 11,000 में वो जीएसटी पोर्शन होगा। तो अब मैं जो आपको इनवॉइस बना के दूंगा उसमें जैसे लिख के देना पड़ेगा कि 9822 रुपीज एडवांस रिसीव्ड प्लस बाकी का जीएसटी रिसीव्ड टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 11,000 और इसमें से ये जीएसटी पोर्शन मुझे जस्ट नेक्स्ट मंथ जाके गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था इनिशियली। उन्होंने जब ये पॉइंट इशू किया ना तो प्रोविजो रख दिया था कि ऐसा करना पड़ेगा अगर 1,000 रुपए से ऊपर एडवांस लिया तो। लेकिन बाद में इसके ऊपर सामने एसोसिएशंस कमर्शियल एंटिटी से ऑब्जेक्शन ये आया कि आज की डेट में सप्लाई ऑफ गुड्स वाला कोई भी बिजनेस एडवांस के बिना नहीं चलता है। क्योंकि अगर मैं आपसे 10 लाख रुपए गुड्स का ऑर्डर ले रहा हूँ बिना एडवांस के ऑर्डर ले लूँ, आप ही सोचो आप अगर ऑर्डर लेते तो इतना बड़ा ऑर्डर आप बिना एडवांस के एक्सेप्ट कर लेते। आपको रेस्टोरेंट में जाओगे ना उसको खाने पीने का ऑर्डर देने के भाई कुछ 100-200 लोगों का 50 लोगों का कुछ खाना पैक करना है तो भी वो बोलेगा कुछ एडवांस रखवा के जाओ 50% मांगेगा। उसके बिना वो खाना नहीं बनाएगा। बोले इतना सारा पैक कर दिया फिर लेने नहीं आए तो एडवांस तो कोई भी मांगने वाला है। बट ये चीज जो है हर बार ऐसे करना पड़ेगा तो अकाउंटिंग वाला काम कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए बोला ये काम करते हैं प्रोविजो को हटा देते हैं। प्रोविजो हटाने के बाद ये बोला कि अगर एडवांस रिसीव करते हैं तो उस एडवांस के लिए इमीडिएटली आपको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं। अब उसका जो नोटिफिकेशन में इफेक्ट समझाया वो देखते हैं। तो प्रोविजो में पहले क्या था पता चला, फिर ये बोला नहीं ये 1,000 रुपए वाला पॉइंट तो नहीं ठीक है। गुड्स के केस में तो एडवांस अलाउ करना ही पड़ेगा। 1,000 क्या 1 लाख भी हो सकता है। 1 करोड़ का ऑर्डर होगा थोड़ी ना 1,000 रुपए एडवांस लेंगे। तो एडवांस भी 10 लाख रुपए मांगा होगा 20 लाख रुपए मांगा होगा। तो उस हिसाब वो रेशियो को ध्यान में रखते हुए प्रोविजो ही कैंसिल कर दिया। अब बोले 1,000 रुपए वाली कोई कंडीशन है नहीं उसको भूल जाओ। तो बोला फिर टाइम ऑफ सप्लाई ऐसी सिचुएशन में कैसे डिसाइड होगा। बोला नोटिफिकेशन देख लो उसमें समझाया होगा। अब नोटिफिकेशन देखो उसका नंबर क्या है 66 नंबर का नोटिफिकेशन है। ये 2017 में आ गया था इन द ईयर ऑफ जीएसटी इटसेल्फ और इफेक्टिवली अप्लाई हुआ 15 नवंबर 2017 से। आप गिन लो जुलाई से लेके नवंबर 3.5 महीने में नोटिफिकेशन आ गया बिकॉज ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी और गवर्नमेंट ने तुरंत इसको सॉल्व किया। अब नोटिफिकेशन में ऐसा बोला कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में कोई भी एडवांस रिसीव करता है तो उसको एग्जेम्पशन दिया हुआ है वो इनवॉइस बनाने से। इमीडिएटली जीएसटी कुछ कलेक्ट नहीं करना, इमीडिएटली जीएसटी सबमिट नहीं करना, इसको हम बाद में सेटल कर लेंगे। ये हो सकता है। अब मैं आपको उसकी थोड़ी लैंग्वेज बता देता हूँ उससे रिलेट करते हैं। हेडिंग में भी आप देख लो वहाँ पे लिखा है द टैक्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज टू बी पेड ऑन इनवॉइस बेसिस एंड नॉट ऑन रिसिप्ट बेसिस। ये जो इतना बोर्ड में लिखा है ना टाइटल में सारी बात उसी में कवर हो जाती है। इन्होंने ये बोला कि जब मैं आपसे 11,000 रुपए एडवांस रिसीव करूंगा तब मुझे कोई जीएसटी सरकार को सबमिट करना नहीं। जब इसका इनवॉइस बना के दूंगा बाद में जब गुड्स की डिलीवरी लेने आओगे ना तभी मैं जीएसटी भर दूंगा तो भी चलेगा। तो अब मुझे 2 जीएसटी इनवॉइस नहीं बनाने पड़ेंगे और एक ही बार जीएसटी पूरा मैं सबमिट कर दूंगा तो भी ठीक है। अभी मैंने आपसे 11,000 लिया, सपोज जो पूरा ऑर्डर वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज का। अभी 11,000 आप एडवांस देके गए, इसका मुझे आपको कोई इनवॉइस बना के देना नहीं। रिसिप्ट दे दूंगा कि मैंने आपसे पैसे एक्सेप्ट किए, बट इसमें वो जीएसटी कंपोनेंट वाला ये सब जो काम है ना ये खत्म हो गया। अब जब आप बाकी का पेमेंट मुझे करने आओगे 89,000 रुपीज या जिस दिन आप मुझसे सप्लाई कलेक्ट करने आओगे तो यही होगा ना रिमूवल ऑफ गुड्स। तो रिमूवल ऑफ गुड्स करते टाइम जो मैं इनवॉइस बनाऊंगा उस इनवॉइस बेसिस पे मैं सरकार को जीएसटी जमा करूंगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये रिसिप्ट बेसिस पे काम करने की हमें कोई जरूरत नहीं। लॉजिक क्लियर हो? एक ही इनवॉइस बनाना है, एक ही बार जीएसटी सबमिट करना है फुल अमाउंट पे। सिंपल। ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये है नोटिफिकेशन का इफेक्ट और इसकी वजह से प्रोविजो कैंसिल हो गया। तो बोला प्रोविजो हम वापस ले रहे हैं और नोटिफिकेशन में इस चीज को आपको स्पेसिफिकली अलाउ कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि ऐसा सेम प्रोविजो ये 1,000 रुपए वाला आगे सेक्शन 13 में आपको मिलेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में। वहां नोटिफिकेशन अभी भी है 1,000 रुपीज वाला ये पॉइंट है, लेकिन गुड्स के केस में हटा दी। तो जो नोटिफिकेशन 66 आप पढ़ रहे हो दिस इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली एंड नॉट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो हेडिंग में मैंने तो लिखा ही है, आप उस पर फोकस कर लेना कि ये चीज आपको ध्यान रहे। दिस इज नॉट फॉर सर्विसेज ओनली फॉर गुड्स।
सर्विस के केस में एडवांस अगर एक्सेप्ट करूंगा 1000 रुपए तक तो सेपरेट इनवॉइस बना के नहीं देना, लेकिन अगर ये सिचुएशन हुई तो ये करना पड़ेगा। सर्विसेज में अभी भी ये पॉइंट एप्लीकेबल है, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स में गवर्नमेंट आपका प्रॉब्लम समझ रही है कि वो 10 लाख रुपए का गुड्स किसी को बेचने के लिए ऑर्डर ले रहा है, तो बिना एडवांस के ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा तो लॉसेज होंगे बाद में। बट सर्विसेज में कहाँ लॉसेज होते हैं? सर्विसेज में तो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कुछ करना पड़ता है, तो वहाँ 1000 रुपए वाला पॉइंट अभी भी वैलिड है। तो दिस इज अ डिफरेंस ऑफ पॉइंट बिटवीन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, वो हम आगे बात करेंगे वापस। ठीक, अब इसमें ना अगर आपको ये इनवॉइस बेसिस समझ आ गया है कि भाई रिसिप्ट बेसिस पे नहीं करना है, तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर की पूरी लैंग्वेज नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, सिर्फ हेडिंग से रिलेट कर लो काफी है। मैं इसके आपको किसी इलस्ट्रेशंस करवाने वाला हूँ, तो ये पॉइंट का मैं आपको डेट वाइज एग्जांपल भी उसमें दे दूंगा, अभी फ्रेम नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे वापस से रिलेट करा दूंगा तो रिवीजन भी हो जाएगी। आगे समझ में क्लियर यहाँ तक? तो ये पूरा सबसेक्शन 2 विद प्रोविजो जो ओमिट हो चुका एंड नोटिफिकेशन। इस सबसेक्शन में और कुछ बाकी है तो कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी का फिर कल देखेंगे। तो चलिए 1 सेकंड जाना, एक पॉइंट बाकी, सबसेक्शन तो कंप्लीट कर लेते, इतना ही करवाना है। सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है ना, जो एफर्ट लगता है वो सबसेक्शन 2 जितना भी आपने समझा ना उतना समझने में लगता है। एक बार ये चीज समझ आ गई, अब आगे सिंपलीफाई ही होता जाएगा, राइट फ्रॉम द नेक्स्ट सबसेक्शन वो इजी हो जाएगा। इवन जो अगला पॉइंट है वो भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी जब मैंने आपको ये सबसेक्शन 2 समझाया तो मैंने उसमें क्या अजम्पशन लिया कि जो सप्लाई है वो सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो इंक्लूड होता है, यही बात हो रही। अदरवाइज वाली सिचुएशन बाकी है ना, अब मैं अदरवाइज वाली सिचुएशन पे बात कर रहा हूँ। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स इंक्लूड नहीं होता है। ये वो एग्जांपल जहाँ पे आपने प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री मुझसे खरीदी जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और वो वहीं रहने वाली है, ओनर आप बन गए, ट्रांसफर हो गया टाइटल, लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ, प्लांट एंड मशीनरी वहीं पे रहेगी, वहीं ऑपरेट होगी। आया समझ में? अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम ये डेट्स की बात करें, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने की बात करें, तो इनवॉइस वर्सेस पेमेंट वो तो होने ही वाला है एट द एंड, ये तो कंपेयर हो गई, और इनमें से व्हिचएवर इज अर्लियर होगा वो भी हमें पता है। लेकिन इनवॉइस पे एक स्टार मार्क होता है, हम जानते हैं कि इनवॉइस इशू करने की एक आखिरी डेट होती है, उससे लेट होगा तो नहीं चलेगा। अब उसको हम जब कंपेयर करते हैं तो पिछले टॉपिक में हमने कंपेयर किया विद डेट ऑफ रिमूवल, कि भाई जिस दिन गुड्स एक्चुअली में रिमूव होंगे इनवॉइस उस दिन तक बन जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे तो मूवमेंट ऑफ गुड्स ही नहीं है, तो क्या डेट ऑफ रिमूवल आएगा? क्या नहीं आएगा। तो इसके लिए उन्होंने सेंटेंस चेंज कर दिया। अब आपको डेट ऑफ रिमूवल नहीं मिलेगा, अब इसको बोलेंगे डेट ऑफ मेकिंग गुड्स अवेलेबल, गुड्स अवेलेबल टू द बायर, ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा, डेट ऑफ मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द बायर, ये फ्रेज मिलेगा। अवेलेबल का मतलब कि मैंने आपको फैक्ट्री की चाबी दे दी, मशीन हैंड ओवर कर दी कि मशीन आज से आ, तो हम ये अवेलेबिलिटी यहाँ पे भी डिसाइड कर सकते हैं, फैक्ट्री वाले महाराष्ट्र में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेट ऑफ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द बायर, तो इसके बदले अब ये डेट आ जाएगी। लॉजिक समझ आया ना क्यों ऐसा हो रहा है? बाकी पूरा कंसेप्ट सेम जितना अभी तक पढ़ा। तो ये डेट और इनवॉइस की डेट विच एवर इज अर्लियर जो सिलेक्ट हुई, कंपेयरिंग विद पेमेंट डेट अगेन विच एवर इज अर्लियर, एग्जैक्ट सेम लॉजिक जो अभी आपने पढ़ा, जहां डेट ऑफ रिमूवल आ रहा था उसके बदले ये डेट आ जाएगी, बाकी पूरे कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं। तो एक पॉइंट से चेंज होगा और आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। आगे समझ। तो 12 सबसेक्शन 2 में जितना भी कुछ था मैंने आपको बता दिया। मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होती है वो भी देखा, नहीं इन्वॉल्व होती है वो भी देखा, और उसके अंदर टाइम और सप्लाई कैसे गिनना है वो हमने देखा। क्लियर? यहाँ तक कोई कोई डेट ऑफ पेमेंट को लेके कुछ कंडीशंस है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए अगर इतना समझ आ गया तो मोर देन। सुनो, अब कल जब आओगे ये रिवाइज करके आना। रीजन बता रहा हूँ, सबसेक्शन 3 में बात करने वाला रिवर्स चार्ज पे, इसलिए आज वो नहीं ले रहा। ये नॉर्मल चार्ज था, अब अगला सबसेक्शन आएगा रिवर्स चार्ज जो पूरा उल्टा होगा। तो अगर आपको ये याद नहीं है और वो वाला पढ़ाऊंगा, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये पढ़ के आना जरूरी है, आप कल एक बार रिविजन करके आना ताकि ये क्लियर रहे। ठीक है, बस।